गुड आफ्टरनून क्लास। आज के लिए जो हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पे ही, और पर्यावरण के जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र के बारे में। ठीक है, प्रकृति में आज के समय में जितना भी ईंधन दोहन हो रहा है उससे कार्बन उत्सर्जन क्या हो रहा है, ज़्यादा। और उसी तरह अगर हम जल चक्र के भी बारे में बात करें तो सेम एज है, क्योंकि जल का भी दोहन अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, चाहे वह नल के द्वारा हो चाहे टोटी के द्वारा हो। आज के समय में तो बहुत सारे ऐसे हैं शहर में जो टोटियाँ टूट जाती हैं, उनमें पानी गिरता ही रहता है पर उसका कोई प्रावधान नहीं है या उसके व्यवस्था करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। तो आज ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जैसे कि कार्बन के या कार्बन चक्र के पदार्थों में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हर जगह और हर प्रकार से निहित होता है। अगर हम अपघटक की बात करते हैं, कार्बन चक्र के अपघटक, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जीवधारी भी इसके घटक हैं, आखिर श्वसन करते हैं ना, श्वसन करते हैं तो कार्बन को क्या वह अपने अंदर नहीं लेते, शुद्ध रूप से ऑक्सीजन ही जाता है, या उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता है। और अत्यधिक मात्रा में वह लोग कार्बन उत्सर्जन ही करते हैं। अभी आप जैसे देखिए कि 10 लोग आपस में हों, एक कमरे में बंद करके बैठ जाइए और सांस लीजिए और छोड़िए, कुछ देर बाद क्या होगा कि वही कमरा हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी कि वह कमरा गर्म हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। उसके बाद है ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, वाहन, ये सब क्या है, ये सब के सब कार्बन उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, या हम कहें कि इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, या इत्यादि में ही कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक है, जिस प्रकार से भी हम कहना चाहते हैं। ठीक है, कार्बन चक्र वायुमंडल में संतुलित बनाने के लिए या संतुलित प्रक्रिया के लिए होना अति आवश्यक होता है। जैसे कार्बन भी होना जरूरी है, क्योंकि भाई गर्मी नहीं मिलेगी, हर जगह ठंडी ठंडी रहेगा, कैसे काम चलेगा। सूर्य भगवान है, अभी पता लगे वो गायब हो जाए तो हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी, और ठंडी में लोग क्या करते हैं, विटामिन डी नहीं मिलेगी तो क्या शरीर कार्य करेगा, उतनी तीव्रता से कार्य नहीं करेगा जितनी तीव्रता से गर्मी में कार्य करता है। उसकी अपेक्षा क्या हो जाता है, कम, भूख ज्यादा लगेगी। ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। तो जैसे कार्बन चक्र को यदि हमको समझना है, कार्बन चक्र को यदि हमको समझना है तो जैसे अभी हमने कहा कि जीवमंडल में या हम कहें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन, ठीक है, जैसे हम यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन, उपस्थित कार्बन, ठीक है, हम बात करें किस पर, CO2 पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यदि कार्बन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन का यौगिक भी होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने कहा कि ये हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हमारा हो गया। अब यह क्या करेगा, यह भी तो कार्बन का ही एक यौगिक है कि नहीं। तो यहां हम कह सकते हैं कार्बन यौगिक पादप, पादप कार्बन यौगिक,
कार्बन यौगिक, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो यहां से ये कार्बन श्रृंखला यहां आएगी कि नहीं, जाहिर सी बात है आएगी, ठीक है। तो यह अब पादप पे आई है, तो फिर यहां से घूम करके क्या वायुमंडल में नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। उत्सर्जन करेगा तो वायुमंडल में जाहिर सी बात है जाना ही जाना है, ठीक है ना। अब जैसे जानवर हैं, जानवर यानी कि कार्बन के जंतु यौगिक, कार्बन के CO2 के जंतु यौगिक, अब यह पेड़ से प्राप्त करेंगे, पेड़ द्वारा प्राप्त करेंगे कि नहीं, बिल्कुल प्राप्त करेंगे पेड़ द्वारा, क्योंकि पादप प्राथमिक अपघटक के रूप में आता है। यहां से ये करेंगे ही करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद यहां से फिर पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, तो यहीं से ही निकल करके यहां जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, उसके बाद यहीं से ही कहां जाएगा, कोयला, कोयला। ये सब के सब क्या है, कार्बन के अपघटक ही हैं। क्या है, कार्बन के अपघटक, ठीक है। अब जैसे कार्बन पानी में भी है, ठीक है, जिसे हम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, कार्बोनेट पानी में। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर ये क्या है, पानी का ही तो यौगिक है, तो उसमें रहेगा कि नहीं, जाहिर सी बात है रहेगा। तो ये यहीं से ही जाएगा, वायुमंडल से ही, और इसमें जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये किसका अपघटक है, कार्बोनेट का। कार्बोनेट पानी में, कार्बोनेट पानी में, ये भी एक कार्बन का ही यौगिक है। अब यहां से ये चीजें हम देख रहे हैं, सामान्यतः क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, ये प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। अब इसी में ही अब ये जंतु यौगिक कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कार्बनिक या सल्क कार्बोनेट बनाएंगे, यहां से उत्पादन करेंगे ना, और पेट्रोलियम भी रहेगा। तो पेट्रोलियम जंतु से भी होता है और पेट्रोलियम पादप से भी होता है, दोनों से होता है, तो ये कंबाइंड हो जाएंगे यहाँ पर पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा। अब यहां से जैसे ये प्रक्रिया हमारी क्या हो गई, कार्बन चक्र की प्रक्रिया हो गई। पहले वायुमंडल में उपस्थित था, वायुमंडल से पादप में पहुंचा, पादप में से वायुमंडल में ही गया, लेकिन पादप से ही कोयला और पेट्रोलियम दोनों में गया, और पादप से ही कहाँ आ गया, जानवरों में, तो जानवरों से भी कहाँ जाएगा, पेट्रोलियम में, और वायुमंडल से ही कहाँ जाएगा, पानी में, जो कि चूना पत्थर के रूप में प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त होगा। तो ये है हमारा कार्बन चक्र। क्या है ये हमारा कार्बन चक्र, क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आगे हम चलते हैं। अगर हम कार्बन की ही बात करते हैं तो कार्बन के बहुत सारे अपघटक हैं, एक दो नहीं है। शुद्ध रूप से अगर हम कहें कि कार्बन पृथ्वी की बहुत सारी वस्तुओं में पाया जाता है, कार्बन पृथ्वी की बहुत सारी वस्तुओं, या हम कहें बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, उसमें क्या है, जैसे वायुमंडल में अगर हम कहें, जैसे मूल रूप से ग्रेफाइट अर्थात हीरा, हीरे में क्या है, कार्बन है, हीरा, ग्रेफाइट,
कार्बन है कि नहीं? बिल्कुल है। इसमें हम देखते हैं कि यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र और सौर किरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? वाष्पीकरण की। सबसे ज्यादा भूमिका वहां मिलती है, जो कि क्या करता है? जल चक्र को संभालने का कार्य करता है। कौन? कार्बन। कहीं ना कहीं से होता है, तो यह हमेशा के लिए संभालता ही है, अलग से नहीं होता। अभी हम जैसे हम कहें सभी प्रकार के जो होते हैं, वर्षा की मात्रा या बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी, ओला पड़ना, ये सारे के सारे क्या हैं? वायुमंडल से ही संबंधित है। या वायुमंडल में नमी का बढ़ जाना, या हम कहें कि वर्षा चक्र, या हम कहें जल चक्र, वो किसी न किसी तरीके से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। जैसे हम कहते हैं वर्षा, वर्षा, ठीक है। वर्षा की मात्रा को अगर हम देखें तो हर तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हम अगर ग्राफ के माध्यम से कहें कि अगर हम जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या निम्न प्रकार से बता सकते हैं, तो वो कैसे? जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य, ठीक है। ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य क्या करेगा? सूर्य संवहन का कार्य करता है कि नहीं? कहाँ? समुद्र से जल को उठाता है या वाष्पीकरण करता है। और ये जाते कहाँ हैं? बादलों में। तो यहाँ बादलों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या होगा? बादल होगा। बादल होंगे तो ये धरातल का क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये धरातल का हमारा जो क्षेत्र है, ये हो जाएगी नदी। और नदी से जल कहाँ आता है? समुद्र में। और समुद्र से ही यह घटना होती है, समुद्र से ही यह घटना होती है। और यहीं पर क्या होंगे? पहाड़ी क्षेत्र हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पानी कहाँ जाते हैं? धरती पे भी तो चले जाते हैं, जमीन में अंदर, पेड़ों की जड़ों से, शाखाओं से, या कहीं गड्ढे हुए रहते हैं, वहां से हम देखते हैं कि जमीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानी क्या होते हैं? आराम से चले जाते हैं। अब यहां से जैसे हम कहें कि बादल है तो कम तापमान, कम तापमान, जब यहां पर कम तापमान होगा तो अब क्या होगी? आगे आने के बाद संघनित होगा, बादल चलेगा, और बादल चलने के बाद जो होगी वहां क्या हो जाएगी? वर्षा। और वर्षा होगी कहाँ? हर क्षेत्रों में, हर जगह, ठीक है, हर जगह होगी, ये वर्षा होगी। अब यहां अगर ये है तो उच्च तापमान पे वाष्पोत्सर्जन होगा कि नहीं? तो पेड़ पौधों का होना आवश्यक है कि नहीं? पेड़ पौधे हो जाएंगे, और पेड़ पौधों में क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है? पेड़, ये हमारे पेड़ हैं। अब ये अगर जैसे जमीन के नीचे जल जा रहा है तो जल का अंतःस्राव भी हम कह सकते हैं यहां से जाने के बाद में। तो ये जल चक्र कहीं ना कहीं क्या होगा? अब जैसे इसी मान लिया क्या पड़ गए? ओले पड़ गए। क्या पड़ गए? ओले। तो ओले पड़ेंगे तो फसल का नुकसान होता है कि नहीं? उन समय में जब ओले पड़ते हैं तो फसल का नुकसान जाहिर सी बात है होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारे जल चक्र को समझने के लिए, जल चक्र को समझने के लिए क्या है? एक ग्राफ है, हम यहां से समझ सकते हैं। यहां से जल कहां जाएगा? सूर्य की तरफ। यहां हम कह सकते हैं जल का वाष्पीकरण, जल का
वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण हो रहा है। क्लियर हो गया वहां तक? अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे ये हमारा जल चक्र है, तो जल चक्र एक तरह से नहीं कई तरह से कार्य करता है। जैसे अभी हमने कहा कि आप पेड़ बैठाते हैं, पेड़ में जल की आवश्यकता होती है, जल से ही हमें पेड़ों को क्या प्राप्त होती है? वृद्धि प्रदान होती है, यानी कि पेड़ क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं हर प्रकार से, ठीक है। या हम कहें जब हम रोपित करते हैं पौधों को, तो वहाँ सामान्यतः जल की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो जड़ों से अपने जल को ले जा करके वो अपने आप से ही क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, अपना वृद्धि या विकास करते हैं। वृद्धि विकास को चेक करने के लिए आप उनके लेयर को देख सकते हैं। जितना ईयर कंप्लीट हुआ रहेगा उतने एक लेयर उस पेड़ में बन जाते हैं। अब जैसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, यह आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IAS 2014-2011 में पूछा गया था। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। अब ये चार आपकी क्रियाएं दी हुई हैं। इनमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो श्वसन है, इंसान सांस लेता है, उनमें भी कार्बन को जोड़ा जाता है। लेकिन क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन जुड़ता है? बिल्कुल भी नहीं जुड़ता। तीसरा है जैव पदार्थों का अध्ययन। जैव पदार्थों में बिल्कुल कार्बन होता है। अभी आप किसी कोयले की खदान को निकालिए, खोदिए, क्या उसमें से कार्बन नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। उसके बाद चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी क्रियाएं अभी जस्ट मैंने तुरंत बताया आप लोगों को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग लगा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है वो आप लोग जरूर पूछिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की क्लास में कल चर्चा करेंगे।